हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग साथ साथ भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था के संवैधानिक विकास को देखा था, जिसमें हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था बंगाल का। और उसके बाद उस समय के जो प्रावधान किए गए थे, बदलाव किए गए थे, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, जिसमें सैनिक एवं असैनिक कार्यों को अलग किया गया था। इसके अलावा जो है किसी भी भारतीय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो उपहार नहीं देंगे, न तो लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में भी देखा था, और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश बने थे वो एंजिला इम्पे बने थे। इस प्रकार हम लोगों ने कल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो 1784 में जो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था, जो सैनिक एवं असैनिक था, अब उसी को आगे बढ़ाकर कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। अर्थात अब उसके व्यापारिक काम और राजनीतिक काम दोनों अलग अलग लोग देखेंगे। उसके व्यापारिक कार्य को अलग लोग देखेंगे, उसके राजनीतिक कार्य को अलग लोग देखेंगे। व्यापारिक कार्य से तात्पर्य जिस प्रकार से कंपनी होती है, कंपनी के मैनेजर होते हैं, उसके डायरेक्टर होते हैं, वैसे ही व्यापारिक कार्यों के लिए एक निदेशक बनाए गए और राजनीतिक कार्यों के लिए एक नियंत्रक बनाए गए। निदेशक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, जो व्यापारिक कार्यों को देखता है। निर्देशक जो होता है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और जो नियंत्रक होता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, जो राजनीतिक मामलों को देखता है। अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है 1784 में, वह कंपनी के राजनीतिक फैसले होते हैं, जो उसके व्यापारिक फैसले होते हैं, दोनों को अलग अलग कर देता है। व्यापारिक फैसले इसका मतलब डायरेक्टर से होता है, जो उसके निर्देशक होते हैं उससे होता है। और राजनीतिक से मतलब कि जो उसको नियंत्रित करते हैं, जो दखल देते हैं राजस्व में, या वहाँ के जो प्रशासन होता है, कानूनी तौर पे जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें दखल देते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रक राजनीतिक मामलों को देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्देशक जो था वह व्यापारिक कार्यों को देखता था। तो 1784 में बस यही था कि कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया राजनीतिक एवं व्यापारिक में। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1786 का। 1786 के अधिनियम में एक एक्ट बन जाता है। वह एक्ट ये होता है कि जो गवर्नर जनरल अभी तक व्यापारिक एवं राजनीतिक तरीके से शासन सत्ता को देखता था, अब उसको एक और अधिकार मिल गया। वो अधिकार ये मिल गया कि जो उसकी परिषद थी, जिसकी सहायता से वह अपने कार्यों को करता था, जो उसकी परिषद थी, अब उसको ये अतिरिक्त अधिकार मिल गया कि वह अपने परिषद की बातों को माने या न माने। अर्थात वह अपने परिषद का जो निर्णय होगा उसको लागू भी कर सकता है और निरस्त भी कर सकता है। ये जो अधिकार था, ये अधिकार 1786 के अधिनियम में उसको मिल गया। तो 1773 में आपने देखा कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके बाद 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो जो कंपनी होती है उसकी राजनीतिक और व्यापारिक दोनों मसलों को अलग अलग कर दिया जाता है। दोनों के अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। जो निर्देशक होता है वह व्यापारिक कामों को देखता है, जो कंट्रोलर होता है वह राजनीतिक मामलों को देखता है। 1786 में गवर्नर जनरल को एक अतिरिक्त अधिकार दिया जाता है कि वह अपने परिषद का निर्णय या तो लागू कर दे अथवा निरस्त कर दे। ये अधिकार उसको 1786 के अधिनियम में मिला। इसके अलावा अब जो गवर्नर जनरल होगा वही सेना का सेनापति भी होगा। अर्थात जो भी सैन्य कार्रवाई की जाएगी, भारत में जो भी सैन्य कार्रवाई उस समय की जाती थी, वह सैन्य कार्रवाई अब गवर्नर जनरल के नाम से की जाएगी। अर्थात उसका दो अतिरिक्त जो अधिकार मिला, एक कि वह अपने परिषद के सदस्यों के अधिकार को या तो लागू करे या तो निरस्त कर दे, ये उसका विशेषाधिकार हो गया। दूसरा कि जब भी वह सैन्य कार्रवाई होगा
उस सैन्य कार्रवाई को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा, अर्थात गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई। और इस प्रकार से चूँकि ये अधिनियम जो था वो 1786 में था, तो आप जानते हैं कि 1786 के बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनता है। तो इस प्रकार से दोनों शक्तियाँ, यानी कि परिषद के निर्णय को लागू करने का और उसको निरस्त करने का तथा प्रधान सेनापति, दोनों जो शक्तियाँ होती हैं पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलती है। ये जो दो अधिकार होते हैं पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिलता है, जो कि 1793 में मिलती हैं। आप जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर काम किया था। इसने डाक चौकी बनवाया था जिसे दरोगा के नाम से प्रसिद्ध किया गया। इसका जो मकबरा है यह गाजीपुर में स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ये दोनों अधिकार पाया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो 1793 यही सेम जो एक्ट था, यही 1793 में इसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो भी अभी तक कंपनी के जो भी अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार, सैनिक अधिकार या उसके गवर्नर जनरल की लागू करने की शक्ति, निरस्त करने की शक्ति, अभी तक जो भी कंपनी के अधिकार थे, सैनिक, असैनिक, उसके गवर्नर परिषद जो थी, सारी शक्तियों को अब जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी कि 1793 से लेकर 1813 तक कंपनी के अधिकार में, यानी कंपनी के प्रशासन में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। भारत में पहली बार विदेशियों द्वारा, यानी कि अंग्रेजों द्वारा शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया कि पहली बार 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार, जो कंपनी अभी तक भारत में व्यापार करती थी, भारतीयों के माध्यम से जो व्यापार करती थी, अब उसके एकाधिकार को समाप्त करने की कोशिश किया गया। क्योंकि अभी तक कंपनी इतनी ज़्यादा सशक्त हो चुकी थी कि अब कंपनी खुद भी निर्णय करने की स्थिति में आ चुकी थी। तो जो अब कंट्रोलर था, जो नियंत्रक परिषद था, अब वह कंपनी का जो भारत में व्यापार होता था विभिन्न देशों के साथ, अब उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो चीन के साथ कंपनी का व्यापार होता था वो भी बना रहा, और चाय के साथ जिस किसी भी देश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता रहा, वह 1813 के बाद भी कंपनी के लिए जारी रहा। यानी कह सकते हैं आप कि 1813 के बाद जो है कंपनी के अधिकारों में कटौती की गई, सिवाय चीन को छोड़कर और चाय को छोड़कर, कि भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह किसी भी देश के साथ अपना चाय के साथ व्यापार कर सकती है, चीन के साथ व्यापार कर सकती है। इसके अलावा अन्य जगहों पर व्यापार करने में और भी कंपनियां भाग ले सकती थी। तो आपने देखा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यह पहली बार अंग्रेज़ों द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ कि प्राच्य शिक्षा और भारतीय शिक्षा को लेकर, आंग्ल शिक्षा और अपने यहाँ की शिक्षा को लेकर दोनों के अलग अलग समर्थक रहे। कुछ लोग मानते थे कि हमारे यहाँ जो शिक्षा जो पहले से चली आ रही है वही होनी चाहिए, जबकि कुछ लोग मानते थे कि नहीं, शिक्षा में आधुनिक ढंग से बदलाव होने चाहिए, जिसमें राजा राम मोहन राय अग्रणी थे। इस प्रकार आगे ईसाई मिशनरियाँ, जो भारत में इंग्लिश मिशनरियाँ थी, जिस प्रकार पहली बार भारत में ईसाई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार जो आगमन होता है, वह भी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही होता है। अर्थात 1813 का जब चार्टर एक्ट कंपनी के लिए लागू होता है लंदन से, ब्रिटेन से, तो उसमें ये भी हो जाता है कि अब जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वह भी भारत में जाकर अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकती हैं, लोगों को ईसाई बनने की तरफ प्रेरित कर सकती हैं। और इसके अलावा इन सब बदलावों के माध्यम से अभी तक आपने देखा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1786 का जो चार्टर एक्ट था या अधिनियम था, और 1813 का जो चार्टर एक्ट था। इतने बदलाव
जो हुए शिक्षा को लेकर, यानी कि 1 लाख रुपए खर्च करना है। व्यापार को लेकर कि अलग अलग कर दिया गया है, उनके व्यापारिक कार्यों को, उनके राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। और उसके बाद परिषद के निर्णय को लागू करना, निरस्त करना। इसके अलावा सैन्य सेनापति के रूप में अब तक इतने ज़्यादा कंपनी द्वारा भारत पर इतना बदलाव कर दिया गया था कि अब कंपनी जो है जितने भी भारतीय क्षेत्रों पर राज्य करती थी, वहाँ पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को, यानी कि ब्रिटिश राज लाने के लिए दृढ़ कर चुकी थी कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रिटिश शासक हावी हो चुका है। 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तब तक ये लगने लगा था कि अब भारत में सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी या लंदन से, ब्रिटेन से ही शासन संचालित हो रहा है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट में जो महत्वपूर्ण बदलाव होता है वो ये होता है कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको कह दिया गया कि अब ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। अर्थात आपने देखा 1773 में जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन 1833 आते आते जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार भारतीयों को सरकारी सेवाओं में भाग लेने का अवसर भी मिला। कह सकते हैं कि इसकी जो चार्टर एक्ट था, इसके धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या वंश और वर्ण के स्थान पर सरकारी सेवा में अयोग्य नहीं होगा, अर्थात वह सरकारी सेवाओं में अब भाग ले सकता है। तो पहली बार भारतीयों के लिए सरकारी सेवा में जाने का जो अवसर मिलता है वह 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से मिलता है। और इस चार्टर में अब जो है कंपनी विशुद्ध रूप से राजनीति करेगी। अब वह अपने व्यापार को त्याग देगी, अर्थात कंपनी जो है, अब कंपनी के व्यापारिक कामों को टोटली समाप्त कर दिया गया। अब व्यापारिक कार्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य कंपनी भी अपना व्यापार मुनाफा कमा सकती हैं। केवल अब जो है राजनीतिक काम इनको सौंपे गए कि अब आप भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में ही एक नया कानूनी सदस्य बना दिया गया, जिसका जो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। और ये कानूनी सदस्य जो था ये पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार पा गया था। और इस प्रकार आप देखते हैं कि 1833 में जो बदलाव होता है वो ये होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया जाता है। इसके अलावा उसके व्यापारिक काम को समाप्त करके अब जो है राजनीतिक काम देखने का अवसर मिला उसको। और पहली बार 1833 के चार्टर के माध्यम से भारतीयों को सरकारी सेवा में भाग लेने का अवसर भी मिलता है और कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले बनता है, जो पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। और आखिरी जो है 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें जो प्रमुख बदलाव केवल ये हुआ कि जो विधायी शक्ति थी उस विधायी शक्ति को अब कार्यपालिकी शक्ति से अलग कर दिया गया। इसका मतलब कानून बनाने के लिए अलग लोग होंगे, उसको एग्जीक्यूट, उसको लागू करवाने के लिए अलग लोग होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि सत्ता का, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण किया गया, उसको अलग अलग लोगों में बांटा गया, डिवाइड किया गया कि कानून कुछ अलग लोग बनाएंगे जिसे विधायी शक्ति कहेंगे, उसको जो लागू करवाएंगे, जो अप्लीकेबल करवाएंगे जनता में, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से अलग कर दिया गया तथा सिविल सेवाओं में, जो आजकल IAS PCS होती हैं, सिविल सेवाओं में जो पहले केवल लंदन में होती थी, लंदन के लोगों के लिए होती थी, पहली बार जो है खुली प्रतियोगिता है, अर्थात उसमें कोई भी लोग भारतीय या विदेशी अंग्रेजी भाग ले सकते हैं, ये प्रतियोगिता किया गया। तो इस प्रकार आज संवैधानिक विकास के क्रम में पहला खंड 1773 से लेकर 1853 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरीके से आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।